हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपसे बात करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बाद एंजियो चेक करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, किन सर्कमस्टांसेस में चेक एंजियो की ज़रूरत पड़ती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, किन पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं, रूटीनली क्यों चेक एंजियो नहीं करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक होने वाला है, इसलिए आपसे रिकमेंड करूँगा कि जो लोग पहली बार चैनल पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके सब्सक्रिप्शन करने से हमें डेफिनेटली वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और कृपया रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। आपके लिए ये यूज़फुल वीडियो में काफ़ी यूज़फुल और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके लिए हो सकता है। अब बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है चेक एंजियोग्राफी पर। यूजुअली जब भी हम किसी पेशेंट का एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें हार्ट की अगर कोई नली में कोई ब्लॉकेज है तो उसमें एक बलून करके स्प्रिंग डाल दिया जाता है, एक स्टेंट डाल दिया जाता है, जिससे कि वो ब्लॉकेज साइड पर हो जाता है, कचरा एक साइड पर आ जाता है और जो स्टेंट की करने वाली नली वापस से बंद ना हो, उसमें रिकॉइल ना हो, कचरा वापस बीच में ना आ जाए, इसके लिए स्प्रिंग डाला जाता है। दवा वाले मेडिकेटेड स्टेंट जो हम डालते हैं उसमें रीब्लॉकेज का चांस अराउंड 5 to 7% होता है और 1 to 2% क्लॉटिंग का चांस होता है। पहले ज़माने में जब सादे स्टेंट या बेयर मेटल स्टेंट्स यूज़ किए जाते थे तो रीब्लॉकेज का चांस अराउंड 25% रहता था। दवा वाले स्टेंट जब से आए हैं, बेसिकली स्टेंट के ऊपर एक एंटी कैंसर केमिकल कोटेड होता है, जिसकी वजह से स्टेंट्स में जो नली में जो रूज बनने की वजह से रीब्लॉकेज आना का चांस होता था वो कंपेरेटिवली 25% से कम होकर 5% पर आ गया। पर किसी 5% लोगों में ये रीब्लॉकेज का चांस हो सकता है। ज़्यादातर जिन लोगों की नलियों में फैली हुई बीमारी हो, पतली नलियाँ हो, डिफ्यूज डिजीज़ हो, मल्टीपल स्टेंट्स हो, लॉन्ग स्टेंट्स हो, कैल्सीफाइड नलियाँ हो, टेढ़ी मेढ़ी नलियाँ हो, या स्टेंट के रिलेटेड कोई टेक्निकल इशू हुआ हो, स्टेंट अंडर डिप्लॉयड रहा हो, या स्टेंट में कोई डैमेज या फ्रैक्चर हो गया हो, इस तरह के पेशेंट्स में, फीमेल्स में, डायबिटिक्स, एल्डरली, इस तरह के लोगों में ज़्यादा रीब्लॉकेज का चांस देखा जाता है। रीब्लॉकेज का चांस ओवरऑल अगर 100 पेशेंट्स हम लाइन से अगर किसी एंजियोग्राफी प्रोसीजर करते हैं उनका, तो किसी 5% केसेस में देखने को मिलता है। कौन से 5% में होगा? ये रिस्क फैक्टर्स ऑब्वियसली जिनमें ज़्यादा है उसमें रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादा मिलेगा। जो बिल्कुल सिंपल एंजियोप्लास्टी से बड़ी चौड़ी नलियाँ हैं, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, ऑब्वियसली वैसे केस में रीब्लॉकेज का चांस कम मिलेगा। अब बात आती है रूटीन चेक एंजियोग्राफी के बारे में। रूटीन चेक एंजियोग्राफी हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम 100 लोगों का लाइन से अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं तो कोई 5 लोगों में रीब्लॉकेज आएगा और उसमें भी 70% से ज़्यादा सिर्फ 1-2 लोगों में होगा और उसमें भी 1 या 2 लोगों में ही सिम्टम्स होंगे। अगर तो स्टेंट का दोबारा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब वो 1 या 2 लोगों को ढूंढने के लिए और उनको डिटेक्ट करने के लिए और उनको दोबारा प्रोसीजर की ज़रूरत है या नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए हम पूरे 100 लोगों का लाइन से चेक एंजियोग्राफी नहीं कर सकते। ये काफ़ी कम्बरसम प्रोसीजर भी होगा, नंबर ऑफ प्रोसीजर्स भी, अननेसेसरी प्रोसीजर्स भी बढ़ेंगे और जितने बार हम नली को पंचर करते हैं उतने बार नली की सतह में हाथ की और पाँव की नली जिससे हम एंजियोग्राफी करते हैं उसमें डैमेज होता है। एंजियोग्राफी के दौरान हम हार्ट की नली को कैनुलेट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं, तो उसकी सतह में भी डैमेज होता है। तो इन्वेजिव प्रोसीजर हम तभी करते हैं जब एब्सोल्युटली कंपलसरी हो या हमें सिग्निफिकेंट उसमें यकीन हो कि हमें कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलेगी जिसकी वजह से चेक एंजियो करने की ज़रूरत है। रूटीन केस में चेक एंजियोग्राफी नहीं करते हैं। हार्ट अटैक के बाद जहाँ स्टेंट थ्रोम्बोसिस का चांस होता है पहले 10-15 दिन में ही ज़्यादा चांस होता है। इसमें यूजली पेशेंट को सडन घबराहट, पसीना और सीवियर चेस्ट पेन होगा। ईसीजी में चेंजेस आएंगे, इको में पंप फंक्शन सडनली ड्रॉप होगा, पेशेंट के पैरामीटर्स कुछ अनयूजुअल दिखेंगे। वैसे केसेस में आपको चेक एंजियोग्राफी करना पड़ता है और ऐसे केस में अगर स्टेंट थ्रोम्बोसिस कंफर्म होता है तो आप वापस से उसको स्टेंट को रीडिप्लॉयमेंट करना या स्टेंट को बलून डाल के खोलना, कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है। जो स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है उसमें बिना ईसीजी चेंजेस किया, बिना पेशेंट को सिग्निफिकेंट पेन हुए या बिना कोई स्ट्रॉन्ग कोरोबोरेटिव एविडेंस हमें मिले, यूजुअली हम चेक एंजियोज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें करने में ज़्यादातर केस में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। सिग्निफिकेंट ईसीजी चेंजेस हो या पेशेंट के एंजाइम्स पॉजिटिव हो या पेन हो या इको में फाइंडिंग्स हो तो चेक एंजियो करना पड़ता है। दूसरी तरफ जहाँ स्लो रीब्लॉकेज की बात आती है तो वहाँ पेशेंट को चलने फिरने में सांस फूलना, चलने में छाती में भारीपन लगना, घबराहट, पसीना होना, इस तरह के सिम्टम यूजुअली होते हैं। तो इसलिए रूटीनली हम हर पेशेंट का 6 to 8 मंथ्स के बाद एक ट्रेडमिल टेस्ट करके देखते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट में अगर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम लगती है तो ही हम पेशेंट का चेक एंजियोग्राफी करते हैं। अगर ट्रेडमिल टेस्ट कंप्लीटली नॉर्मल है, पेशेंट की एफर्ट टॉलरेंस अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो रूटीनली चेक एंजियोग्राफी करने का ज़्यादा मतलब नहीं रहता क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इस तरह के पेशेंट जिनका हम चेक एंजियो करेंगे उसमें कुछ निकलेगा नहीं, एंजियोग्राफी नॉर्मल ही आएगा और खाली
फिजूल पेशेंट का पैसा भी खर्चा होगा, नली भी डैमेज होगी और पेशेंट को भी इनकन्वीनियंस होगा, कम्बरसम भी होगा, एडमिट रखना पड़ेगा पेशेंट को, इनकन्वीनियंट लगता है पेशेंट को। तो इसलिए यूजली इस तरह के केसेस में रूटीन चेक एंजियो करने का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। पुराने ज़माने में जब स्टेंट्स की टेक्नोलॉजी नई नई आई थी या नए डेवलप हुआ था और रीब्लॉकेजेस वगैरह के चांस सादा वाले स्टेंट में ज़्यादा होते थे, तो चेक एंजियोज करने का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि ऑब्वियसली बेयर मेटल स्टेंट्स में रीब्लॉकेज का चांस 20-25% होता था, यानी हर 4-5 लोगों का जब आप एंजियो करोगे तो एक आदमी को रीब्लॉकेज सिग्निफिकेंट आपको मिल सकता था। तो उस ज़माने में चेक एंजियोज काफ़ी लोग करते थे, पर आज की डेट में उसका ज़्यादा कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि 100 लोगों में अगर 2 लोग का ट्रीटमेंट आपको करना है तो उसके लिए 98 लोगों का आप सिर्फ वेस्ट में एंजियोग्राफी करो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो 2 लोगों को डिटेक्ट करने के लिए हम ज़्यादातर सिम्टम्स पर रिलाई करते हैं, कि जिनको भी सिम्टम्स है, जिनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, TMT पॉजिटिव आ रहा है, वैसे लोगों का ही हम चेक एंजियोग्राफी करते हैं। अदरवाइज रूटीनली चेक एंजियोग्राफी करने का मतलब नहीं है। ज़्यादातर 6 to 8 मंथ्स के बाद, या अगर पहले पेशेंट को कोई सिम्टम्स वगैरह हो रहे हो तो हम ट्रेडमिल करते हैं, और उसके बेसिस पे अगर पेशेंट को सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं तो हम एंजियोग्राफी चेक करते हैं। यूजुअली ये पेशेंट्स को हम पहले से हिदायत दे दिया जाता है कि इनको क्या क्या तरह के सिम्टम्स होंगे, किस तरह की उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वैसे केसेस में अगर पेशेंट सिम्टम्स आके हमें रिपोर्ट करता है तो उसका हम एंजियोग्राफी चेक करते हैं। हाँ, अगर किसी पेशेंट के चेक एंजियोग्राफी जब हम करते हैं तो वहाँ पेशेंट को अगर सिग्निफिकेंट रीब्लॉकेज मिलता है तो वहाँ पेशेंट को हमें दोबारा एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दोबारा उसमें अगर बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी है, स्टेंट में कोई नया लेजेंड डेवलप हो गया है, या वहाँ पे पूरा ही स्टेंट बंद हो गया है और वहाँ दोबारा एंजियोप्लास्टी की फिजिबिलिटी नहीं है, तो कभी कभी बाईपास के लिए भी पेशेंट को भेजना पड़ता है। ज़्यादातर केस में एक बार अगर स्टेंट में रीब्लॉकेज हो गया तो दोबारा से उसमें स्टेंट करके एक बार देखा जाता है। दोबारा ऑब्वियसली प्लास्टी जब करते हैं तो स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस थोड़ा तो ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार एटलीस्ट ट्रायल ऑफ प्रोसीजर पेशेंट को वापस से दिया जाता है। दोबारा रीब्लॉकेज आने का चांस 10 to 15% जैसा रहता है, यानी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। अगर किसी पेशेंट को कभी कभार ऐसा होता है कि कोई दूसरी नली के एरियाज में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लगते हैं, या ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को पहले एंजियोप्लास्टी किया हो लेकिन उस टाइम पर एक नली का ट्रीटमेंट किया हो, बाकी एक आध नली में 70-80% ब्लॉकेज उसको छोड़ा हो। पेशेंट को अगर सिग्निफिकेंट सिम्टम्स आ रहे हैं और ऐसा डाउट होता है कि दूसरी नली में भी कोई ब्लॉकेज बढ़ा हो, TMT में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं, या एंजाइम्स पॉजिटिव आ रहे हैं, या इको में चेंजेस आ रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति का भी हम चेक एंजियो कर सकते हैं। और उसमें अगर कोई ब्लॉकेज में सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखते हैं तो दूसरी नली या कोई नया ब्लॉकेज मिलता है, या पहले के कंपैरिजन में कोई ब्लॉकेज बढ़ गया है स्टेंट के अलावा भी कोई और जगह पे, तो उसमें एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ज़्यादातर ये चेक एंजियो का कॉन्सेप्ट पहले 6 मंथ्स या 8 मंथ्स तक की वैलिड है, क्योंकि जो भी स्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है पहले, या प्रोसीजर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है पहले 6 to 8 मंथ्स में ही आती है, उसके बाद यूजुअली नहीं आती है। पर चांसेस इतना कम रहता है, 2 से 5% इसका चांस रहता है, इसलिए ज़्यादातर केस में हम चेक एंजियोग्राफी यूजली नहीं करते। फाइनेंशियली और कन्वीनियंस वाइज दोनों वाइज पेशेंट के लिए परेशानदायक होता है, इसके लिए यूजली इसको नहीं किया जाता है। आज के टॉपिक में हमने बात की कि एंजियोप्लास्टी के बाद कितने लोगों को और किन कारणों के लिए हम चेक एंजियोग्राफी करते हैं, और रूटीनली चेक एंजियोग्राफी हम क्यों नहीं करते। रूटीनली अगर हम हर पेशेंट का चेक एंजियो करेंगे सिर्फ ये दिखाने के लिए पेशेंट को कि उसका स्टेंट चल रहा है कि नहीं, तो ये कितना कम्बरसम है और उसमें क्यों ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं करते, उस बारे में हमने बात की। आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम हार्ट और हार्ट से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजीली अवेलेबल करना चाहते हैं, ताकि इस तरह की कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको 50 लोगों से डिस्कशन ना करना पड़े, आपको अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। यदि डॉक्टर्स कई बार क्या है, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते, और अगर आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बातों पर रिलाई करते हो तो कई बार वो आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजीली एक्सेसिबल हो, ताकि आपको उसके लिए जगह जगह ना भटकना पड़े, और आपके पेशेंट्स को आप बेटर मैनेज कर सकें, बीमारी को समझ सकें और उसके मैनेजमेंट में सहभागी बन सकें, व्यवधान ना उत्पन्न करें। दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले। और यदि आपको लगता है कि वीडियो का कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। अगर यदि आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और नए टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें और आपके साथ डिस्कस कर सकें।